नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के प्रश्नों को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज के क्लास में 16 मार्च वाले पेपर का सेकंड शिफ्ट के सभी सवालों को लेकर आए हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। हर एक सवाल को लगाने का एक यूनिक और स्मार्ट तरीका आपको बताने वाले हैं, इसलिए क्लास छोड़िएगा नहीं। सभी सवाल बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे। पहला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप सारी चीज़ें जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर जब भी आपको प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया गया हो, इन दोनों के बीच में रेशियो दिया है, फिर बीच में लगा है प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, और फिर बी और सी के बीच में यहाँ पे रेशियो लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। जो ये बीच वाले हैं, अंदर अंदर वाले, इनका मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बी स्क्वायर है किसके बराबर हो गया, यहाँ पर ए और सी के मल्टीप्लाई के, यानी कि ए इंटू सी हो गया। हमें सी की वैल्यू 4a दिया है और यहाँ पे b की वैल्यू 6 दे रखी है। हमें c का धनात्मक मान चाहिए। अगर c का मान चाहिए तो b और a को हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 6 है। तो अगर b की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें c का मान चाहिए। यहाँ देखिए, अगर a की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो 4 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि c की अपॉन 4 हो गया। तो ये हो जाएगा c अपॉन 4 a की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर c है। अब देखिए ये 4 इधर आएगा तो c स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 36 इंटू 4 होगा। 36 इंटू कितना होगा, 4 हो जाएगा। और स्क्वायर यहाँ लगा है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, यानी c की वैल्यू स्क्वायर रूट 36 यानी 6 और स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2। इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो 12 के बराबर आएगा और नेगेटिव वैल्यू -12 आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो उधर जाएगा। तो जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस के साथ लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। पार्टनरशिप का बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। सुमन, कुणाल और पूजा एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050, 1510 और 1280 रुपये का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ टोटल इतना मिलता है तो लाभ में पूजा का हिस्सा कितना होगा। पूजा का हिस्सा मतलब 128, ठीक है, मतलब 1280, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए आपको यहाँ पर वर्ष के अंत में लाभ दिया गया है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है सुमन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1050, 105 ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब रेशियो लेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे तो ये जीरो और ये जीरो खत्म हो जाए, क्योंकि तीनों में 10-10 है मल्टीप्लाई होके, है ना। तो यहीं पर हम जीरो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इंटू इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला है, यानी 1 साल के बाद। अब तीनों का पैसा 1 साल के बाद ही देखा जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम तो 1 साल और 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फ़ायदा है नहीं। सीधे हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे का पैसा, कुणाल का पैसा 151 रुपया लगा है, और तीसरे का पैसा यानी कि पूजा का पैसा 128 रुपये लगा है। टोटल ये जो रेशियो आया है ये लाभ का रेशियो आया है, यानी प्रॉफिट का रेशियो। अगर टोटल प्रॉफिट देखा जाए यहाँ से कितना होगा, 5 1 6 8 14 को हो गया 4, है ना, बचा 1, तो 2 1 3 और 5 8, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और 384, ये हो गया 384, ठीक है। देखते जाइएगा, ये जो 384 यूनिट है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई है, टोटल लाभ यही ना प्राप्त होता है 1650। तो ये जो है 1650 की वैल्यू 384 हमें निकालनी किसकी है, 128 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 128, 28 तियाँ 84 होता है, 28 तियाँ 84 होता है, ठीक ना। और 1 का 3 गुना 300, मतलब ये डायरेक्टली 3 से आपका कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से कट गया तो ये पूजा का आ जाएगा, निकाल लीजिए। इसका 3 भाग करना है, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15 और 0, 550 रुपये। 550, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बेईमान दुकानदार वाला है और इस टाइप के सवाल को लगाने का हम एक ही तरीका आपको बताते हैं, रेशियो मेथड। सीपी और एसपी का रेशियो बनाना होता है इस टाइप के सवालों में। क्या करना है समझते जाइए। एक दुकानदार अपने माल को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाते हैं। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 5 के सामान को 3 के लॉस पर बेच रहा है, तो 5 के कॉस्ट प्राइस वाले सामान को 3 के लॉस पर बेचेगा, यानी कि 2 में बेचेगा।
अब समझते जाइए, प्रश्न तगड़ा है। फिर कह रहा है कि और वह 90% का लाभ प्राप्त करता है, 90% का लाभ कमा ले जाता है गलत बाट का प्रयोग करते हुए, गलत वेट का प्रयोग करते हुए भी उसने 90% का प्रॉफिट कमा लिया ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोग्राम के लिए वह वास्तव में किस वजन का उपयोग करता है, 1 किलोग्राम के लिए किस वजन का प्रयोग करता है। देखिए, अब यहाँ पे हमने आपको बताया है हर बार कि जितने का दुकानदार आपसे पैसा ले लिया, जितने का पैसा आपसे ले लेगा वो सेलिंग प्राइस में जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का पैसा ले लिया वो, है ना, 1 किलोग्राम का पैसा ले लिया, लेकिन आपको सामान कम देगा वो, क्योंकि वाट जो वजन है वो कम है ना, बता नहीं रहा है वो, बेईमानी कर रहा है, घपला कर रहा है यहाँ पर। तो जितने का पैसा लिया, कितने का पैसा लिया वो, 1 किलोग्राम का, मतलब वो सेलिंग प्राइस में जाएगा 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब वो जितना आपको सामान दिया वो कुछ रहा होगा, जितना सामान देता है वो कॉस्ट प्राइस में जाता है। कितना सामान दिया आपको, मान लेते हैं कि हम x रुपए यहाँ पर दिया, सॉरी x ग्राम यहाँ पर दिया। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल है, अब यहाँ पे आपको सक्सेसिव लेना पड़ेगा। ये जो ओवरऑल है, ये ओवरऑल प्रॉफिट निकल कर आएगा नीचे। आपका प्रॉफिट क्या आएगा, देखिए प्रॉफिट कितना ओवरऑल मिल रहा है, 90% का। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होती है, यानी 10 पर 9 की प्रॉफिट ले गया वो, मतलब 10 के सामान को 9 के प्रॉफिट यानी कि 19 में बेच रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो सक्सेसिव में इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का रेशियो जो होगा इन दोनों के बराबर होगा, है ना। तो 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू थाउजेंड यानी कि 2000, 2 इंटू 1000 यानी कि 2000, ये बराबर होगा 10 और 19 के रेशियो के, है ना। तो 10 बटे यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब सीधे सीधे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, है ना, 2000 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 4000 और डिनोमिनेटर में 19 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 19 दूना 38, बचा 2 20, 19 से कम 19, फिर बचा 10, तो नहीं कटेगा, 0 चला जाएगा, 0 बार, फिर पॉइंट 210 दशमलव समथिंग आएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट। पहले शिफ्ट में भी इस टाइप का सवाल पूछा गया था, हमने उसको करवाया भी था अच्छे तरीके से, जो लोग देखे हैं वो ये सवाल उनको बन जाएगा। 2 ट्रेनें हैं 110 kmph और 120 kmph की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, मतलब एक ट्रेन अगर इधर चल रही है तो दूसरी ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इस साइड चल रही है, दोनों की स्पीड दी गई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड है, दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, 2 स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देते हैं। जब भी एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को, मतलब टनल को, या किसी यहाँ पे मतलब जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है उसको पार कर रही है, तो ऐसे केस में जो चली गई दूरी है वो दोनों की लंबाई के बराबर होता है, मतलब दोनों की लंबाई का सम होता है। अब एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है, मतलब एक दूसरे को पार कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो पार करने में जो चली गई डिस्टेंस है वो उन दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होगी, जो पार कर रही है उसकी लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, पहले ट्रेन की लंबाई जो कि दी गई है 450, दूसरे ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, ये आ गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब बात करते हैं स्पीड की। यहाँ पे दोनों में से एक अगर स्थिर होता तो एक का ही स्पीड लिया जाता, लेकिन चूंकि दोनों चल रहे हैं तो जब दोनों चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में अगर चल रहे होंगे तो स्पीड जुड़ जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो स्पीड घट जाएगा, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसका स्पीड 120 है ना, ऐसा कह सकते हैं, और इसकी स्पीड 110 है। तो ऐसे केस में इनका दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में जोड़ लेंगे तो 330 आ जाएगा, है ना, 330, ठीक है, सॉरी 230, है ना, 230 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 230 जोड़ लेंगे तो। ये दोस्तों किलोमीटर पर आवर में है और इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि ये चीज़ मीटर में है और टाइम भी यहाँ पर सेकंड में दिया गया है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये बदल गया आपका मीटर पर सेकंड में। स्पीड इनटू टाइम, यही ना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है 12, बस काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, एल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में,
ये कटेगा क्या 3 से, 3 2 5 नहीं कट पाएगा, है ना, नहीं कट पाएगा। तो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू यहाँ पे 5 दूना 10, तो 2300 हो गया। 2300 डिवाइड बाई 3, 2300 डिवाइड बाई यहाँ पर 3, और ये 450 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, 450 उधर जाके घट गया। अब चाहे इसको इसमें मल्टीप्लाई करके पहले घटा लीजिए या इसको डिवाइड कर लीजिए फिर घटा लीजिए। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 सते 21, बचा 2 तो 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर बचा यहाँ पर 2 तो 20 हो गया, फिर 3 छक्के 18, फिर 0.66 ये आता चला जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पर 450 है। घटाइए तो 300 और 16, ठीक है, 316.67 है ना, 66 ही आएगा, मतलब 67 ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यही तो एल की वैल्यू पूछा गया था, है ना, दूसरे ट्रेन की लंबाई। समझ में आया कैसे करना है, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू रखनी है। मेंसुरेशन का प्रश्न है, बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया सवाल। भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ABC को 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन कितना होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। अब यहाँ पे इन तीनों साइड्स को देखकर आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स होते हैं, और ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स। तो 3 4 5, तो यहाँ पर एक साइड हम बना लेते हैं कि 3 हो गया, ये है ना, ये साइड आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 होगा, क्योंकि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 3 सेंटीमीटर का है, क्योंकि इसी के परितः घुमाया जा रहा है ना, इसी के अलोंग आपका चारों तरफ घुमाया जा रहा है। इसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा यहाँ पर शंकु। ठीक है, घुमाया जाता है। तो अब बताइए, अगर हम घुमाएंगे इसको तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अरे भाई इस तरीके से बन जाएगा, है ना, चारों तरफ घूम लेगा ये। इसको थोड़ा सही से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से घूमेगा, और जब घूमेगा ये वाला साइड यहाँ पर आएगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, मतलब रेडियस हम कह पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका R बन गया, और ये 3 जो है ये आपका हाइट है, और ये जो 5 है ये आपका स्लैंट हाइट है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर हाइट, दूसरा रेडियस, और तीसरा स्लैंट हाइट, जो तिरछा हाइट है उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस प्रकार प्राप्त ठोस आयतन का, ये एक आयतन है, सॉरी शंकु है, इस शंकु का हमें आयतन लिखना है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर इंटू एल, ये ना होता है, ठीक है, पाई आर एल नहीं, पाई आर एल तो उसका होता है, सिलेंडर का होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम का अगर फार्मूला लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। एल का लेना देना इसमें नहीं होता है। चलिए अब देखिए, तो सारी चीज़ें रख दीजिए। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला है 3.14, है ना, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट 3 के बराबर। तो 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। यूनिट डिजिट से देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए 4 इंटू 6 24 आएगा, लास्ट में 4 होगा आपका, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा ही आएगा, और साथ में 4 भी आएगा लास्ट में। यहाँ 1 है ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 5 है ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ 2 है ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ 4 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच से करना है सवालों को। आगे चलिए, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बढ़िया सा प्रश्न है ना, सिंपल है लेकिन बन जाएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS की भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है। यदि यहाँ पे RQT 58 डिग्री है तो आपको बताना है यहाँ पर कि भैया PSR एंगल कितना होगा, है ना। तो पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का एक्चुअली मतलब ये होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जो एक सर्किल के अंदर बना हो, उसके सेंटर कह रहे हैं, सरकमफेरेंस को टच करते हुए, ठीक ना। तो एक सर्कल पहले बना लेते हैं, है ना, इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं, और यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से टच करते हुए। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें PQRS है ना, PQRS, तो RQT आपको 58 डिग्री दिया है। अच्छा, PQ को मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए ये है P, इसको मान लेते हैं Q,
इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं यहाँ पर S, ठीक है। तो पी क्यू को T तक बढ़ाया जाता है, ये पी क्यू है, इस साइड को आप बढ़ा दीजिए सीधे सीधे, सीधे ही ना बढ़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट तक हमारा बढ़ गया, ये पॉइंट T है। अब आगे सुनिए क्या बोला जाता है कि भाई एंगल आर क्यू टी, ये एंगल जो दिया गया है आपको 58 डिग्री दिया गया है, 58 डिग्री। आपको पूछा क्या है, पी एस आर है ना, पी एस आर, यानी ये एंगल हमें यहाँ पर चाहिए, निकाल कर बताना होगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री के बराबर होता है यहाँ पर। तो ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये एंगल कितना होगा, तो चूंकि ये पूरा एक लाइन है और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो मतलब ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 58, यही ना होगा, 180 माइनस 58 डिग्री। अब अगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों का सम, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, यानी चक्रीय चतुर्भुज में, तो हमें ये पूछा था ना, तो बताइए ये तो 58 डिग्री ही होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका और इसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो +58 -58 कट जाएगा, 180 बचेगा, है ना। तो 58 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का एलसीएम 1116 और उनका एचसीएफ 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बढ़िया प्रश्न है ना। अब ऐसे में देखिए, जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दिया हो और एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक संख्या तो दी गई है 372, 372, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, और एलसीएम कितना दिया है 1116 और एचसीएफ कितना दिया है 186। बस यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए। वैसे आप लोग यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 × 6 36, मतलब इधर का यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब यहाँ का यूनिट डिजिट 2, और अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिले। अब देखा जाए तो यहाँ 0 है, क्योंकि b की वैल्यू रख रहे हैं, b इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अगर 0 रखेंगे 2 × 0 0 आ जाएगा, 6 नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 रखेंगे 2 × 5 10 0 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 रखेंगे 2 × 8 16, ये हो सकता है। 2 रखेंगे 2 × 2 4 होगा, मतलब एक ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो 558 यूनिट डिजिट से हमारा सवाल बन गया। काटा पीटी करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट और डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ताकि आप उनका यूज कर सकें जहां पर पॉसिबल हो। ठीक है ना। आगे चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि भैया 80 का 15% है ना, 80 का 15%। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएँ तो और ज़्यादा अच्छा है। 15 × 8 = 120, मतलब ये हो गया 1200, है ना। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1200% हो गया। 1200%, और परसेंट से 2 0 कट जाते हैं, मतलब सीधे सीधे 12 आ गया ये वैल्यू। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस लगाया तो माइनस। भाई देखिए ना, 15 × 8 = 120 मतलब 1200 हो गया, क्योंकि 1 0 यहाँ पहले से है। और परसेंट भी लगेगा, तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है। याद रखिए कि जब भी परसेंट लगता है तो 2 0 खत्म हो जाते हैं उसके साथ, जिसके साथ लगा हुआ होता है। ठीक है ना, या फिर मल्टीप्लाई में हो तो ये खत्म हो गया, मतलब सीधे सीधे 12 आ गया। अब इसको देखिए, 36√6 होता है, तो ये जो 6 है इस 6 से कट जाएगा। और 216 का क्यूब रूट यहाँ पर दिया है, मतलब ये भी 6 है। 216 का जो क्यूब रूट होता है ये भी आपका 6 ही है। तो 6 × 3 यानी 18 हो गया। सॉल्व हो गया आपका आंसर, ये माइनस का 6 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना सिंपल था, ओरली बन जाता है ये सवाल, है ना। ओरली मौखिक लगा सकते थे इस सवाल को। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यदि समीकरणों, ये आपको पहला समीकरण दिया गया है और ये दूसरा समीकरण दिया गया है, इसका एक रूट उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, इनमें एक रूट कॉमन है, ठीक। और पहले समीकरण मतलब इस वाले समीकरण के मूल रूट्स इक्वल हैं, ठीक ना। तो इसके रूट्स यहाँ पर इक्वल है। अगर इक्वल रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। डी की वैल्यू यहाँ पर, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब एक बात याद करिए, अगर हम पहले इक्वेशन के बारे में देखें, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² है ना, x² - 3px + q = 0, ये पहला इक्वेशन है। इस पहले इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि समीकरण के रूट्स इक्वल होंगे।
रूट्स इक्वल होंगे तो रूट्स निकाला जा सकता है। कौन सा फार्मूला लगा के? श्रीधराचार्य सूत्र। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a। यही ना होता है। अब ये चीज़ तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको जीरो मान लीजिए, ये तो जीरो ना आएगा, है ना, d की वैल्यू जीरो है पहले इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b की वैल्यू कितनी है? ये पूरा, ये b का वैल्यू है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहीं से ABC इसमें लिया जाता है। मतलब a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, तो b हमारा x के बगल में है यानी कि -3p, तो -3p हो जाएगा, अपॉन में 2a, तो ये होगा 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है ना, तो 2 × 1 2 ही आएगा, यानी ये सीधे सीधे आ गया 3p/2। x की वैल्यू 3p/2 आ गई, मतलब पहले इक्वेशन के लिए एक ठो रूट हमारा 3p/2 आ गया। अब चूंकि दोनों रूट सेम ही होंगे, x की दो वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू बराबर हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के एक ठो रूट जो है वो कॉमन है, मतलब जो यहाँ पर x की एक ठो वैल्यू आएगी इसके लिए भी वही एक ठो वैल्यू x की सेम होगी, मतलब इन दोनों के लिए x की एक ठो वैल्यू सेम आएगी। तो जो इसकी x की वैल्यू आई है इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। तो इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 3p/2 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, माइनस 2 × k × x, x की वैल्यू है कितनी? 3p/2, है ना, ये हो गया, और प्लस का t इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करेगा ना x की वैल्यू। अब यहाँ से काटा पीटी, ये कट जाएगा आपका, ये कितना हुआ? 9p², है ना, 9p² डिवाइड बाई यहाँ पर 4, और माइनस का ये कितना होगा? 3kp, है ना, ये 3pk कर लीजिए, प्लस का t इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। अब देखिए और क्या काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, ये वाला, ये कंडीशन हमें पता है ना, d इज इक्वल टू 0 पहले वाले इक्वेशन के लिए। तो d का मतलब क्या होता है? b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अच्छा, इसके लिए b कितना है? -3p ये हो गया b, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 × c की वैल्यू कितनी है? q है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा × q, ये वैल्यू 0 के बराबर है पहले इक्वेशन के लिए, d की वैल्यू 0। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9p², है ना, और ये होगा -4q उधर जाएगा तो +4q हो गया, ये हो गया प्लस का 4q, मतलब 9p² की जगह पे हम 4q रख सकते हैं। तो 9p² की जगह पर यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 4q रख देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका q, है ना, ये हो गया q आपका, और प्लस यहाँ पर t है, तो प्लस का t इज इक्वल टू -3kp उधर चला जाएगा, तो प्लस का 3kp कहिए pk कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें यही t + q का होल स्क्वायर पूछा था, मतलब इसका होल स्क्वायर पूछा था, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9, p का स्क्वायर p² और k का स्क्वायर k², मतलब 9p² k²। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, टाइम एंड वर्क का है। रीमा और जूही जब प्रत्येक अकेले काम करती हैं तो एक काम को 12 और 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। रीमा यहाँ पर 12 दिन लगा रही है, ध्यान से देखते जाइएगा, और जूही को 36 दिन लग रहा है। 12 और 36 कैल्शियम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क 36 है ना, 12 और 36 कैल्शियम 36, 36/12 3, 36/36 1 आ गया। दोनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, इफिशियंसी मिल गई हमें, कार्य क्षमता। फिर कह रहा है प्रत्येक एकांतर दिन यानी अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर, है ना, में काम करती हैं, जिसमें रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन काम शुरू करती है। काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले दिन रीमा शुरू की, तो ये रीमा का है। रीमा पहले दिन 3 यूनिट काम करेगी, पहले दिन, है ना, फर्स्ट डे, और दूसरे दिन फिर रीमा काम नहीं करेगी, जूही काम करेगी, जो कि 1 यूनिट काम करेगी। तो मतलब 2 दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो 4 यूनिट काम हो जा रहा है। 2 दिन के अंदर 4 यूनिट काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है। टोटल काम पूछा गया है कितने दिन में होगा, तो 36 टोटल काम है। इस 4 को 36 बनाना है, 36 काम करवाना है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9 दूना ये आ जाएगा आपका 18, और इधर हो जाएगा 36, मतलब 18 दिन में आपका 36 काम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़िए नेक्स्ट पर।
देखिएगा, पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोरी को इस प्रकार थामे हुए है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी? अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो इस सवाल को 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे करने के लिए, सीधा सीधा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप भी सिर्फ देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन कैसे, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर ये ज़मीन है, इस ज़मीन से पतंग उड़ा रहा है लड़का, डोरी की लंबाई दी गई है, यहाँ पर आपका पतंग है, ठीक ना, यहाँ पर पतंग है, और ये जो लंबाई दी गई है ये 24.4 मीटर का है, ये 24.4 मीटर का है। फिर बोला जा रहा है कि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक ना, यहाँ से ज़मीन से पतंग की लंबवत ऊंचाई निकालनी है, यानी ये हाइट हमें चाहिए। अब इसमें ये चीज़ दिया है, अच्छा 30 डिग्री पर उड़ा रहा है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा, है ना, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब आपको बताया गया है कई बार 30 डिग्री जब भी बने तो उसके अपोजिट वाला 60 डिग्री पक्का बनेगा, क्योंकि ये चीज़ 90 डिग्री होता है। और जो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूछे जाते हैं। तो अगर एक राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है और ये 30 है तो ये पक्का 60 होगा, और अगर एक ठो 60 है तो उसके अगले वाला 30 हो जाएगा, है ना। 30 और 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड √3 यूनिट होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 यूनिट होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला 1 और √3 को लेकर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 2 यूनिट आएगा, है ना, मतलब ये जो कर्ण है हाइपोटेनस 2 यूनिट आता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 24.4, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है? पतंग की ऊंचाई ज़मीन से, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू ये पूछी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 2, मतलब कि 12.2, ठीक है। 24.4 का आधा करेंगे तो 12.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था कॉन्सेप्ट यहाँ पर, आई होप सभी लोग सीख गए होंगे। एवरेज का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 11 परिणामों का जो औसत है वो आपको दे रखा है 61। यदि पहले 6 परिणामों का एवरेज 64 है और अंतिम 6 का एवरेज यहाँ पे 61 है तो छठा परिणाम क्या होगा, है ना। ध्यान से समझते जाइए भैया। ऐसे देखिए, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पर 11, टोटल 11 नंबर हैं और उन सभी का एवरेज आपको 61 के बराबर दे रखा है। हम ये कहें कि शुरू के 6 अगर लेंगे हम लोग, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, चौथा, पाँचवा और छठवां, ये 6 हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 हो गए। अब इसमें से ये बोला गया कि भाई शुरू के 6 का इनका जो एवरेज दिया गया है वो 64 दिया गया है ना। और लास्ट के 6, तो लास्ट के 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला इनका जो एवरेज दिया गया है वो आपको यहाँ पे 61 के बराबर दिया गया है। अच्छा, अंतिम 6 का एवरेज 61 के बराबर दिया गया है। तो छठा परिणाम क्या होगा, मतलब ये वाला 6th नंबर, ये कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, वैल्यू हमें बताना है। ये देखिए, अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो एवरेज होता है ये होता है सम ऑफ डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा। अगर यहाँ से सम निकालें हम लोग तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज, है ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ़ डाटा, यही होगा। चलिए देखते जाइए बड़े ध्यान से। अगर यहाँ पर इन सब का यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू के 6 डेटा का अगर हम एवरेज टोटल सम निकालना चाहें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एवरेज कितना है 64 इंटू नंबर कितने हैं 6 ठो, यहाँ तक का सम आ गया। फिर इसके बाद इधर का सम निकालिए, कितना होगा यहाँ पर बताइए, तो एवरेज 61 है इंटू 6 ठो डाटा, ये हो गया। और इनका टोटल कर लीजिए। अब जैसे ही टोटल आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये सम है, यहाँ से यहाँ तक का ये सम है। अगर दोनों को टोटल करेंगे तो ये जो बीच वाला नंबर है ये 2 बार जुड़ गया है, ये 2 बार जुड़ चुका है, ठीक है। और सब का टोटल आएगा, मतलब सभी टोटल में से एक बार ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो जब एक बार एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो इसको निकालने के लिए हम इन सभी टोटल में से क्या कर देंगे, सभी 11 का माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारे पास निकल जाएगा। तो सभी 11 का कितना होगा, 11 इंटू यहाँ पर 61, है ना, क्योंकि ये 11 परिणाम है, 11 नंबर हैं और इंटू यहाँ पे एवरेज यानी 11 इंटू 61। अब इसको यूनिट डिजिट से लगाना है, यूनिट डिजिट से लगा लीजिए, बाकी और कोई तरीका लगाना है और कोई तरीका लगा लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट हर जगह अलग अलग है। यही हमारा सवाल का आंसर होगा। 6 चौके 24 यानी 4,
6 एक कम 6 यानी कि 10, 6 4 10 माइनस यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9 आएगा। तो लास्ट में 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर देखिएगा दोस्तों इस सवाल को। इसमें बोला जा रहा है कि एक स्कूल कार्यक्रम के लिए एक शंकु के आकार का तंबू बनाया जाना है। आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और तंबू की जो ऊंचाई है वो 24 मीटर है। तंबू के पूरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे बताना है आवश्यक कपड़े की टोटल लंबाई कितनी होगी। इसको सिर्फ देख के आंसर बताया जा सकता है ना भाई। अगर थोड़ा सोचिए कि जो भी कपड़ा लगाया जाएगा वो बाहर बाहर लगाया जाएगा, उसी का तो एरिया हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर आपको दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर का 40 रुपया लग रहा है। तो अगर हमें टोटल एरिया मिल जाए, उस टोटल एरिया में बस 40 का हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो टोटल एरिया अगर शंकु की बात की जाए तो टोटल एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर बाहर का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका पाई आर इंटू एल, है ना। ये स्लैंट हाइट है, ये आपका एरिया हो गया, CSA हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में हम 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, यानी कि 40 इंटू पाई आर इंटू एल, यही होगा। अब बड़े गौर से जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपको 7 गिवन है। आपको हाइट दे रखा है, h दे रखा है 24 दे रखा है ना 24, लेकिन हमें L नहीं दिया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है। तो स्लैंट हाइट इसमें से निकालते हैं। आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन आंसर यहीं से निकल जाएगा। आपको ना तो रेडियस की वैल्यू रखनी ना स्लैंट हाइट की वैल्यू रखनी, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। तो L का जो स्क्वायर होता है यानी स्लैंट हाइट का स्क्वायर, ये होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये शंकु के लिए है, इसको याद रखना है आपको, ठीक ना। अब आगे बढ़िए। इसमें एक नंबर ऐसा है पाई जिसका वैल्यू 22/7 रखना है। इस 22 का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 11 है ना, 2 इंटू 11। तो जहाँ भी पाई का मल्टीप्लाई हो रहा हो दोस्तों, उसमें 11 का मल्टीपल आप चेक करिए। जब भी आंसर में आपके पाई का मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसमें 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, कौन से ऑप्शन में है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 से नहीं कटेगा ये। 11 दूना 22, ये कट जाएगा 11 से। 11 दूना 22, 1 बचा 18 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा ये 11 से। ये भी आपका 11 से नहीं कट पाएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है बी, 11 से कटने वाला, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही बस करना था। पाई यानी 22 मतलब 11 का मल्टीपल चेक करना है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। रेखा AB रेखा CD के समांतर है, ठीक। 2 रेखाएं यहाँ पर बना लेते हैं, एक रेखा ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, AB और CD। एक तिर्यक रेखा PQ है, AB को M पर और CD को N पर काटती है कुछ इस तरीके से, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न बन गया, ठीक ना। ये आपका P है, ये आपका AB है ना, ये A है और ये आपका B है। फिर ये रेखा C और ये D है। फिर एक रेखा P और Q है ना, P और Q काट रही है। AB को M पॉइंट पर काट रही है, ये पॉइंट M है, और CD को N पॉइंट पर काट रही है, ये पॉइंट N है। फिर कह रहे हैं कि यदि PMB ये एंगल आपको 5x दिया गया है, ठीक है, ये एंगल 5x डिग्री दिया गया है, और BMN मतलब ये एंगल आपको 3x प्लस 2y गिवन है, और DNQ मतलब ये एंगल आपको x प्लस 3y गिवन है ना, x प्लस 3y गिवन है। तो BMN निकालना है, कौन सा, BMN मतलब ये एंगल हमें चाहिए, ठीक ना। BMN है ना, BMN, ठीक है। तो देखते जाइए। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, बिना प्रॉपर्टी के तो होगा नहीं। प्रॉपर्टी क्या है, याद रखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, एक स्ट्रेट एंगल दोनों मिलाकर। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब 5x और 3x प्लस 2y, इन दोनों का सम 180 होगा। तो 5x प्लस 3x यानी कि 8x प्लस 2y हो गया। 8x प्लस 2y, इसकी वैल्यू 2y है ना, 2y, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब ये जो एंगल है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा, है ना। दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y, ये किसके बराबर होगा, x प्लस 3y के बराबर है, x प्लस 3y के बराबर। ये इधर आएगा तो 2x बन जाएगा, और ये 2y उधर जाएगा तो y बन जाएगा, मतलब y की वैल्यू 2x है, इसमें रख लीजिए। तो यहाँ पर होगा 8x प्लस y की वैल्यू अगर 2x रखेंगे तो 2 इंटू 2x यानी कि 4x होगा,
तो 4x यहाँ पर 180 यानी 12x, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 15 है ना, 180/12 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 15 तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ रखिए, x की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 दूना 30, तो y की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री हो गई। हमें ये चाहिए था, ये निकाल लीजिए कितना होगा 3 × x, x की वैल्यू है कितनी 15, तो 15 × 3 45 प्लस 2 × y, y का डबल y कितना है 30, 30 का डबल 60 होगा, तो ये आ जाएगा 105। 105 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये था इस सवाल को लगाने का बढ़िया कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोग पूरा ये सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग डेली की डेली यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। आइए देखिएगा, पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको 1 सेकंड के अंदर आप लोग बना सकते हैं, लेकिन तब जब आपको सही कॉन्सेप्ट पता होगा। यहाँ पर बोला गया है प्रथम 62 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें बता दे रहे हैं। कभी कभी इसमें पूछता है कि प्रथम n इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, या फिर प्रथम n यानी कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का एवरेज, है ना। तो अगर इवन के बारे में पूछा जाए, है ना, n इवन नंबर्स का एवरेज, n इवन नंबर्स का एवरेज, तो जो एवरेज होता है ऐसे केस में एवरेज, ये एवरेज निकल कर आता है n+1। n का मतलब जितने डाटा यहाँ पर हैं, कितने समप्राकृत संख्याएं हैं, वो है n का वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद अगर ऑड के लिए बोला जाए तो यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाता है कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, वो भी नेचुरल नंबर्स, तो इसका जो एवरेज आता है वो कितना आता है, सीधे सीधे n ही आ जाता है। अगर आपको पूछा गया कि प्रथम 42 ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स का जो औसत होगा वो कितना होगा, तो सीधे सीधे n हो जाएगा। ठीक है, मतलब 42 ही हो जाएगा। अब इसमें देखिए n की वैल्यू कितनी है, पहले 62 इवन नंबर्स यानी n कितना है यहाँ पर 62 है, तो बस इनका एवरेज कितना हो जाएगा, समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है तो एवरेज सीधे सीधे यहाँ पे निकल कर आएगा n+1 यानी कि 62 + 1, 62 प्लस यहाँ पर 1 यानी कि 63 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें पेन भी नहीं चलाना था अगर आप कॉन्सेप्ट जानते तो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन, 100 पुरुषों के लिए 26 दिनों का भोजन का प्रावधान है, यदि 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही भोजन प्रावधान कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर 50 लोगों के लिए 16 दिन का भोजन का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। ठीक है, सॉरी 26 दिनों के लिए 50 पुरुष चले गए, है ना, 50 पुरुष यहाँ पर चले गए, यानी कि सिर्फ अब 50 ही बचे हुए हैं क्योंकि टोटल 50 थे, तो उनके लिए यहाँ पर कितने दिन वही खाना चल जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो आपके पहले 100 थे, है ना, पहले 100 थे, इन 100 लोगों के लिए 26 दिन का खाना था, इन 100 लोगों के लिए 26 दिन का खाना था। और इतना ही खाना अब देखिए कि 50 पुरुष चले गए तो अब बचे कितने 50, इन 50 लोगों के लिए कितने दिन का खाना बचेगा, तो डी हम मान लेते हैं। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, 50 से ये 2 बार में आपका ख़त्म हो जाएगा, 26 दूना 52, यानी अब खाना जो है 52 दिन चलेगा। 52 दिन ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहले 100 पुरुष थे, 100 लोग थे, अब कितने हैं यहाँ पे, अब कितने हैं 50 चले गए तो 50 बचे, यानी पुरुषों की संख्या आधा हो रही है ना, लोगों की संख्या आधा हो रही है। तो खाना जब ये आधा हो रहा है तो चूंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में चीज़ें हो रही हैं, है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो रही हैं, तो खाना डबल दिन चलेगा, है ना। अगर पुरुषों की संख्या आधी हो गई तो खाना डबल दिन तक चलेगा, मतलब 26 का डबल 52 हो जाएगा। तो ओरली बनाया जा सकता था इस सवाल को। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इस टाइप का सवाल बहुत जगह पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा गया। आपको सबसे बड़ा अनुपात बताना है, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे फ्रैक्शन कह लीजिए। अनुपात का मतलब सीधे सीधे फ्रैक्शन में इसको बदला जा सकता है। तो 5/12, 5:12 है, मतलब 5/12 लिख लीजिए इसको, है ना। बहुत सिंपल तरीका आपको बताने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है 14 और यहाँ पे 31, है ना। फिर तीसरा यहाँ पर 8 और 33 है, 8 और यहाँ पे 33 है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर 17 है और 39 है, ठीक ना, 17 और 39 है। अब इसको आपको डिवाइड वगैरह ऐसे नहीं करना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं, तो क्या करना है सुनते जाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे बड़ा अनुपात पूछा गया है ना। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास A/B में कोई चीज़ दिया गया है तो ये जितना बड़ा होगा ओवरऑल पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी,
है ना, उतनी ही छोटी होगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है किसी चीज़ का तो ओवरऑल जो उस फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और अगर नीचे वाला जितना छोटा है ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उल्टा काम चलता है यहाँ पे। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे इस न्यूमरेटर से डिवाइड कर देते हैं। इससे होगा क्या कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 12 को 5 से डिवाइड कर लीजिए। 12 को 5 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, कितना होगा यहाँ पे 2, और भाई देखिए ना 5 दूना 10 बचा 2, तो फिर 20 हो गया, 5 के 20 2.4 आ जाएगा। ऐसे ही 14 से ऊपर नीचे डिवाइड करिए तो 14 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको भी 14 से डिवाइड करिए तो ये कितना होगा 14 दूना 28। ठीक है, बचा 3 यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 दूना 28 तो 3, फिर 14 दूना 28 है ना, और फिर कितना बचा यहाँ पे 3 बचा 28, 2 बचा तो 20, तो 14 एक कम 14 मतलब 2.21 आएगा, है ना। इसको देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, और नीचे 8 से डिवाइड करिए, 8 चौके 32 और पॉइंट 1 बचा, तो 1 बचेगा तो 8 एक कम 8, फिर 25 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर इसको भी डिवाइड कर लीजिए 17 से, तो 17 एक कम 17, इसको 17 से डिवाइड करिए, 17 दूना 34 पॉइंट 34, 5 बचा 50 हो जाएगा, तो 17 तिया 51 लगभग आपका 3 बार चला जाएगा, है ना, 2.3 के लगभग आएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही अनुपात सबसे बड़ा होगा। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, ये 2.4 है, ये 2.21 है, ये आपका 4 है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये 2.3 के समथिंग है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये है, मतलब ये फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा होगा, है ना। तो 1431 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। इस टाइप के सवाल में बहुत लोग फंस जाते हैं, अटकते कहाँ हैं जब बात आती है क्यूब रूट निकालने की, है ना। तो क्यूब रूट निकालने का एक गेस तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपली आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर की चीज़ों को, डिनोमिनेटर की हमें यहाँ पर 2744 का क्यूब रूट चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर में देखिए इस 42 को अगर देखेंगे हम लोग तो 42 का मतलब क्या हुआ 7 × 6, 7 × 6 यही हुआ। आपके पास ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू दी गई है, मतलब ऊपर वाली जो भी वैल्यू आएंगे वो नीचे वाले सभी से कट जाएगा, है ना। अब इस 42 में 7 छुपा हुआ है, 42 में क्या है 7 छुपा हुआ है। क्या 7 72 को काटेगा? नहीं काटेगा। क्या 7 इस 2 को काटेगा? नहीं काटेगा। इसका मतलब ये है कि 7 इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो क्यूब रूट आएगा उसको 7 काट देगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अब देखिए क्या ये 7 का क्यूब रूट है, 7 का क्यूब है ये? क्या नहीं, 7 का क्यूब नहीं है ये, क्योंकि 7 × 7 × 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रहा है, तो 7 का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से कुछ निकाल के इसको दीजिए। तो ये अगर हम इसमें से 2 इसको निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3, मतलब 42 को 14 × 3 भी लिख सकते हैं। तो क्या ये 14 का क्यूब है? एक बार करके देख लेते हैं, है ना। क्या ये 14 का क्यूब है? तो 14 का अगर क्यूब लिखेंगे तो 14 × 14 × 14, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट मिलाना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो 4 × 4, 4 चौके 16 यानी कि 6, फिर 6 × 4, 6 चौके 24, 24 यानी कि 4, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 2744 है इसका क्यूब रूट क्या आएगा 14 आएगा, क्योंकि 14 का ही क्यूब 2744 होगा। इस तरीके से आपको गेस करना है, ठीक है। तो इसका जो क्यूब रूट है वो कितना आ गया 14 आ गया, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 72 है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपका 42 है। ठीक है, 14 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 24 × 3 = 72। ठीक है, ये कट गया। अब नीचे इसकी बात करते हैं। 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है ना। ये क्या है 16 का स्क्वायर है, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 256, और इस पूरे का पावर कितना होगा, क्योंकि 4th रूट है, 4th रूट का मतलब 1/4 हो जाएगा, है ना। ये जो यहाँ पे रहता है इसको पूरे के पावर में 1/, में करके लिख सकते हैं। ये कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर 4, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया मतलब 4 आ जाएगा। तो 256 का जो 4th रूट है वो कितना होगा 4 के बराबर, तो यहाँ पर आ गया 4, काट लीजिए, 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोग को गेस करना है, ठीक है, कि इसका क्यूब रूट क्या निकल कर आने वाला है। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए।
इसमें क्या करना है, दिए गए डेटा सेट का बहुलक निकालना है, यानी कि मॉड निकालना है। बहुलक क्या होता है, अगर सिंपल आपको डेटा दिया गया है, ग्रुप्ड डाटा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए किस नंबर की फ्रीक्वेंसी यानी किस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर सम्मिलित है, वही आपका मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार, देखिए 2 यहाँ है, ठीक है, फिर कहीं नहीं है, तो 2 एक बार है तो ये तो होगा नहीं। 4 2 बार है, फिर इसके बाद 5 3 बार है, 6 यहाँ है, बाकी कहीं नहीं है। 7 4 बार है, ठीक है, 7 जो है वो कितनी बार है, 4 बार है, तो 7 को देख लेते हैं, ये 4 बार है। 8 की अगर बात करेंगे तो ये 2 ही बार है ना, तो इससे तो कम ही है। 9 भी 2 बार है, 10 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, 12 एक ही बार है, 13 3 बार है, 15 एक बार है, 16 एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 7 आया है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बार 4 बार आया है 7, इसका मतलब 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सीधे सीधे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा जो नंबर, वही आपका बहुलक होगा। चलिए देखिए, परसेंटेज का बेहतरीन प्रश्न है। ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में 40%, 60% और 60% की कमी आती है, लेकिन चौथे महीने में इसमें 70% बढ़ जाता है। इसकी मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक है, सीधे सीधे रेशियो मेथड यहाँ पर आप लोग लगा लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। पहले महीने में 40% की कमी आई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, मतलब वैल्यू 5 से 2 कम हो जाएगा, 5 से 2 कम यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे महीने 60% की कमी, 60% का मतलब 3/5 होता है, मतलब वैल्यू 5 से 3 की कमी हो गई, तो वैल्यू 5 से 3 कम यानी कि 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरे महीने में भी 60% की कमी, 60% यानी फिर वही 5 से 3 कम, तो 5 से 3 कम यानी कि 2 हो गई। फिर इसके बाद लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ गया, 70% का मतलब 7/10 है ना, 7/10 होगा, 70/100 यानी 7/10, तो 10 से वैल्यू 7 बढ़ जाएगी, तो 10 से वैल्यू क्या हो गई, 7 बढ़ गई यानी कि 17 हो गया। ठीक है, अब सीधे सीधे सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, सक्सेसिव निकाल लीजिए, है ना, सक्सेसिव यहाँ पर निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे इधर का मल्टीप्लाई और इधर का मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें यहाँ पे कट जा रही हैं उनको काट भी लीजिए, है ना। कौन कौन कट रहा है, 2 से जरूर ये कट रहा है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 25 × 25 625, ये आ जाएगा 625, मतलब वैल्यू 625 से कहाँ पहुँची है देखिएगा, 17 × 51, 51 का डबल, 51 का डबल है ना, 51 का अगर डबल करेंगे तो 102 आ जाएगा, मतलब वैल्यू यहाँ पर 625 से 102 हो गई है, बहुत ज़्यादा घट गया है, कमी हो रही है, दिख रहा है साफ साफ। कितने की कमी हो गई यहाँ पे बताइए, 25 में 2 गया 23 आ गया, और 523 की कमी किस पे, 625 पे, है ना। 625 शुरू में था, शुरुआती वैल्यू नीचे रहती है, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 से काट लेंगे हम लोग, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 25 से इसको काटेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 100 बन जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 16, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, 16 3 48 यानी कि 8 आएगा लास्ट में, लेकिन डिक्रीज होगा तो इंक्रीज वाले ऑप्शन नहीं होंगे, पहला ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, है ना, सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में क्या है, लास्ट में 8 है, यहाँ पे भी लास्ट में 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी और डी हमारा आंसर हो सकता है कोई एक। इसके बाद और आगे चलिए, यहाँ पर सेकंड डिजिट, तो 4 चौके 16, 16 3 48, 48 का मतलब 8 बचा 4, है ना, फिर 16 दूना 32, 32 और 4 यहाँ पे 36 हो जाएगा, यानी कि 68 आएगा, क्योंकि डिवाइड बाई 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के आपका पॉइंट लगेगा, मतलब 0.68 आएगा, 0.68 ऑप्शन नंबर डी में, डिक्रीज बाई यहाँ पर 83.68, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, बाई ऑप्शन निपटाने वाले हैं इस सवाल को। ठीक है, देखते जाइए, किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, क्योंकि जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो हर जगह वैल्यू अलग अलग है, हर जगह वैल्यू अलग अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो हम ऑप्शन से इस सवाल को लगा सकते हैं। सबसे छोटा इक्वेशन पहला वाला दिख रहा है, पहले वाले को उठा लीजिए आप लोग, है ना, पहले वाले को उठा लेंगे तो x - 3z की वैल्यू कितनी है, -5 है। चलिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं, x और z की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू -3 है, यहाँ रखिए 4 - 3 और z की वैल्यू -3, तो यहाँ पे -3, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब
-3 -3 माइनस प्लस का 9, 9 4 13 आएगा, -5 नहीं आएगा। ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, अगर 4 रखें यहाँ पे और 3 रखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ठीक है, इंटू 3। जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3। क्या आ रहा है, ये 9 हो जाएगा, तो 4 - 9 माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आ गया इसके बराबर, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ -4 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो प्लस का 5 आएगा अगर रखेंगे तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ -4 है, यहाँ -2, सवाल ही नहीं उठता। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से करना है, ये नहीं कि आपको सॉल्व करने लग जाए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पर। इसमें क्या बोला गया है, एक दुकानदार ने 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को 52 की दर से बेचा। उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, है ना। हर एक को यहाँ पर वो 52 रुपये की दर से बेच रहा है, मतलब एक वस्तु को। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य भी चाहिए, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तो दे दिया है ना। तो भाई बताइए कि यहाँ पर ये जो है 59 दर्जन, ठीक है, ये जो था प्रति दर्जन इतना खरीद रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि भैया जो 12 वस्तुएं हैं, प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं वो 520 रुपये में खरीद रहा है, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, डिवाइड बाई 12 कर लेंगे हम लोग। तो ये आ गया यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य। ठीक है, ठीक ना। अब इसके बाद एक वस्तु का ये क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 52 रुपया है, तो ये हो जाएगा आपका 52 रुपये। ठीक है, सीपी और एसपी का हमने रेशियो ले लिया। अब सिंपल हो गया ये, कैसे, 52 × 52 और ये 10 से कट जाएगा, है ना। तो इधर रहने दीजिए 10 को, ये 12 डिनोमिनेटर में, उधर चला जाएगा 12, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट। 10 का खरीदा, 12 में बेचा, 2 का प्रॉफिट किस पर, 10 पर। ठीक है, तो 2/10, 2/10 का मतलब 20% आएगा। 1/10 का मतलब 10%, तो 2/10 का मतलब 20%। 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा सवाल था ये, आगे बढ़िए। देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, तो ओरली भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले आप इंटीजर वैल्यू जो हैं, मतलब डेसिमल वाले जो हैं, उनको घटा बढ़ा लीजिए। तो ये 3.75 और ये माइनस का 3.5 है। तो अगर 3.75 में से 3.50 घटाएंगे, 75 में से 50 गया तो 25 आएगा, पॉइंट का 25 बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव, और 3 - 3 तो 0 आ जाएगा, मतलब कि 0.25 बना। ठीक है, यहाँ पर 4/5 है, 4/5। अच्छा, डिनोमिनेटर में 20 है, तो इसको भी 20 बना लीजिए। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर हो जाएगा 16, है ना, 4 चौके 16, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 20। और देखिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8/20, है ना। तो ये 16 8 24/20 हो गया। ये कितना हो गया, 24/20 हो जाएगा यहाँ पे। 24/20 का मतलब 12/10, और 12/10 का मतलब 1.2 होगा। तो इसको और इसको करने पे 1.2 आ गया, मतलब पॉजिटिव का 1.2 आया है हमारे पास। बस जोड़ लीजिए तो 1.45 होगा, है ना। 1 पॉइंट, क्योंकि इसको 0 लिखेंगे, तो 20 और 25 45 और 0.1, है ना। तो 1.45 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा, बहुत आसान सा प्रश्न था ये। इस सवाल को देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। इसमें बोला नहीं है कंपाउंड, लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। बोला क्या है, 28,450 रुपये की राशि वार्षिक रूप से संयोजित, ये जो संयोजित बोला जाता है, इसी का मतलब होता है कंपाउंड। ठीक है, 20% के रेट से कंपाउंड हो रहा है, और 2 वर्ष के बाद जसप्रीत द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। हर साल 20% का ब्याज लग रहा है, मतलब यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, है ना। तो हर एक साल पैसा जो है 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लगेगा, यानी कि पैसा 5 से 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे पास पैसा है कितना, 28,450। ध्यान से देखते जाइए कैसे निपटाएंगे। ठीक है, पहले साल, क्योंकि 2 साल बाद, हर साल 20%, तो पहले साल क्या होगा, 5 से वैल्यू 1 बढ़ेगी, है ना, ब्याज लगेगा 1 रुपये, 5 पर 1 रुपये, तो पैसा कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 रुपये हो जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन हमारा बना 6/5, डिनोमिनेटर में 5 रहेगा। पहले साल का हो गया। सेम दूसरे साल का भी, क्योंकि 20% फिर से लगना है, तो फिर से यहाँ पर 6/5 होगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व यहाँ पे नहीं करना है। इस 6 में 3 है, इस 6 में 3 है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 × 3 9 आएगा। 9 का कोई मल्टीपल आएगा, और 9 डिनोमिनेटर में कहीं से कटेगा भी नहीं, मतलब 9 का मल्टीपल हमें खोजना है बस। 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ पे। अगर देखा जाए तो 6 और 4 10,
2 12, 12 4 16, 16 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 कट जाएगा, फिर 6 4 10 8 18, 18 9 से कट जाता है, ये हो सकता है। ये 9 कट जाएगा, 8 4 12, 12 5 17, 17 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए 6 2 8 1 9, 9 कट गया 9 से, और 4 1 5, 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो। नहीं, फिलहाल नहीं देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 से फिर उसको काटना पीटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के सवालों को दोस्तों हमने कई बार करवाया है आपको। इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगता है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करने लगे तब तो जमाना बीत जाएगा, है ना, ऐसे नहीं करना है। 732 732 732, यानी कि अगर हम 732 को ए मानेंगे, ए मान लेंगे अगर इसको, तो ए इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ए का क्यूब हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, ए का क्यूब प्लस, यहाँ प्लस लगा है। अगर हम 268 को b मानेंगे तो b प्लस इंटू बी, यानी b का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया b का क्यूब। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखिए क्या चीज़ दिया है, हमने क्या किया यहाँ पर इस 7 ये है ना यहाँ पे, अच्छा डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, डिवाइड बाई अगर यहाँ पे हम लोग 10 कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसको डिनोमिनेटर में 10 मान लीजिए, तो ये भी डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ 100 आएगा, नीचे यहाँ भी 100 आएगा, नीचे यहाँ भी 100 आएगा। तो डिनोमिनेटर का 100 हम लोग ले लेते हैं कॉमन, मतलब 1/100 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ अब देखिएगा, क्योंकि ये तो हमारा बन चुका था कितना, 732/10, 732/10, यानी कि 732 इंटू 732 डिवाइड बाई 100 हो चुका था, 10 इंटू 10। ठीक है, उस 100 को यहाँ से नीचे से हमने कॉमन ले लिया। ये a इंटू ए है, मतलब a का स्क्वायर, प्लस ये b था, हमने 268 को b माना था, तो b इंटू बी का स्क्वायर बनेगा, माइनस ये a है, ये b है ना, 732 a था, ये b था, तो माइनस का a भी बन जाएगा यहाँ पे। अब एक फार्मूला, 2 फार्मूले एक्चुअली हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होता है, ये होता है दोस्तों, अगर प्लस लगा है तो शुरू में a प्लस b लिखेंगे, और ब्रैकेट में यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये प्लस वाला है तो माइनस ए बी हो जाता है यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, माइनस का फार्मूला, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी होगा शुरू में, फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस लगा है तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब अगर देखा जाए तो ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, इसको बताइए। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, डिनोमिनेटर में आपका ये है, मतलब इस चीज़ को अगर हम इधर ले आए तो नीचे चला जाएगा, मतलब बनेगा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि ये है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ a प्लस बी आएगी। तो यहाँ पे ये 100 तो ऊपर चला जाएगा, मतलब हो गया 100, और इस पूरे की वैल्यू a इंटू बी आ जाएगी, तो a प्लस बी आएगी। ठीक है, बस a प्लस बी यहाँ पे जोड़ घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 100, और a की वैल्यू 732 है ना, 732 प्लस यहाँ पे 268, b की वैल्यू 268। तो अगर 268 और 732 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 1000, मतलब फिर इसके बाद 2 जीरो, तो 1 के बाद 5 जीरो आएंगे, 1 के बाद यहाँ पे 3 2 5, ये 5 जीरो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया था, आगे चलिए। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 16 साल में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। 16 साल में बोला है, मतलब पैसा 1 से 5 रुपये हो जा रहा है। 5 गुना का मतलब यही ना हुआ कि पैसा 1 रुपये से 5 रुपये हो जा रहा है। अच्छा, जब 5 रुपये हो जा रहा है तो ये तो आपका प्रिंसिपल हुआ, है ना, ये प्रिंसिपल हुआ 1 रुपये, मतलब इसमें कितना रुपए इंटरेस्ट जुड़ा होगा, 1 से 5 हो रहा है तो 4 रुपये जुड़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 4 रुपये हो गया, है ना भाई, 1 + 4 5 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट है, ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है, पैसा इतना हो जा रहा है। अब सुनिए, ये जो धनराशि है 5 गुना हो रहा है कितने साल में, 16 साल में, यानी ये जो इंटरेस्ट बना है ये 16 साल का इंटरेस्ट है। 16 साल में जो इंटरेस्ट बना, यानी कि ब्याज बना, वो 4 रुपये बना। रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट, वो भी किस पर, मूलधन पर, है ना। तो पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए। अगर 16 साल में 4 रुपये बन रहा है तो 1 साल में कितना बनेगा इंटरेस्ट, 4, और डिनोमिनेटर में आपका 16 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1/4, है ना। ये 1/4 जो इंटरेस्ट लग रहा है, 1/4 जो इंटरेस्ट लग रहा है, ये किस पर है, रेट अगर निकालना चाहें तो किस पर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल 1 रुपया है, यही आपका होगा यहाँ पे। अब इसको परसेंट में बदलना चाहें तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 1/4 परसेंट 25%,
खत्म कहानी। तो 25% का यहाँ पे रेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस टाइप के सवाल को लगाना है। ये जो सवाल था ये हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, तो आप 2 सेकंड के अंदर इस टाइप के सवालों को लगा सकते थे, है ना। यहाँ से भी देख के बता सकते थे कि 1/4 का मतलब 25%, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही रहेगा तो 1/4 ही आएगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। अच्छा, इस टाइप के जो ग्रुप डाटा दिए रहते हैं इनका कभी माध्य निकालने के लिए बोलता है, कभी माध्यिका निकालने के लिए बोलता है, कभी बहुलक निकालने के लिए यानी मॉड निकालने के लिए। तो इन तीनों का आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस टाइप का जब भी ग्रुप डाटा दिया रहेगा तो इसका मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, है ना। तो मॉड का फॉर्मूला याद रखिएगा। मॉड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है L यानी लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 और डिनोमिनेटर में होता है 2F1। अब ये F1 F2 F0 क्या है बताएंगे, माइनस F0 और माइनस यहाँ पे F2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर H हो जाता है, H यानी कि हाइट, ठीक है। अब चलिए इसको करेंगे कैसे, है ना। यहाँ पर करेंगे कैसे ये बात आती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है मॉडल क्लास, है ना। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग जिसको कहते हैं मॉडल क्लास, देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मॉडल क्लास होगा। फ्रीक्वेंसी कहाँ से पता चलेगा, नंबर ऑफ़ पेशेंट से। नंबर ऑफ़ पेशेंट यहाँ 36, 29, 35, 22, 18, 38, 26, सबसे ज़्यादा कौन है, 38 है। ये आपका मॉडल क्लास हो, मतलब कि इसके ऊपर जस्ट यही वाला मॉडल क्लास हो गया। इस मॉडल क्लास में ये जो लोअर लिमिट है ये आपका L की वैल्यू होगी यानी 70 हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर F1 है, F1 वो ये वाला कहलाएगा F1। F0 इसके जस्ट पहले वाला कहलाता है, ये F0 होगा, है ना। और इसके जस्ट बाद वाला ये आपका F2 होता है। ये क्या होता है, F2 होता है। बस इस फॉर्मूले में रख लीजिए। कितना आएगा मॉडल, ये मॉड कितना होगा, L लोअर लिमिट कितना है 70, तो 70 प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0, ये F1 है 38 माइनस F0, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 माइनस F0 18 है। डिनोमिनेटर में 2F1 38 का डबल करिए, 38 दूना 76, है ना, माइनस F0 कितना है 18 है, ये हो गया 18, माइनस F2 कितना है 26 है, तो ये हो जाएगा 26, इनटू में यहाँ पर हाइट। अब देखिए हाइट कैसे पता करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वर्ग अंतराल जो है इनके बीच का डिफरेंस, 30-40 10 का अंतर, 40-50 10 का अंतर, है ना। तो H आपका कितना हो जाएगा 10। अब इसे सॉल्व करना है, मेन बात यहाँ पर आती है इसको सॉल्व करना। ऊपर कितना होगा 20, हाँ ठीक है 20 हो जाएगा। तो हमारे पास हुआ 70 प्लस ऊपर कितना हुआ 20, डिनोमिनेटर में कितना होगा, इसको देखिए 76 माइनस 26 50 माइनस 18 32, तो ये हो जाएगा आपका 32। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 था तो यहाँ पे एक जीरो चिपका दीजिए, 200 हो गया, है ना। 8 से काटा जा सकता है क्या, 8 चौके 32 और इसको 8 से काटेंगे तो 50 अट्ठे 200, है ना, सॉरी 25 अट्ठे 200, ऊपर आ जाएगा 25, तो 25/4, तो 70 प्लस 25/4 करिए तो 4 छक्के 24 यानी कि 76 पॉइंट समथिंग आएगा। 70 प्लस 6 76 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी। और तो बाकी 76 नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बहुत लोग इस सवाल को छोड़ कर आ गए थे और इसको करने का सबसे बढ़िया अप्रोच हम आपको बताते हैं, ठीक है। हालांकि पिछले क्लास में करवा भी चुके हैं इस टाइप का एक सवाल, है ना। जब शिफ्ट 1 के सवालों को करवा रहे थे तो वहाँ पर भी एक सवाल ऐसा मिला था। आप लोग उस वीडियो को देखें हैं तो ये सवाल आराम से लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आपको जो यहाँ पर दिया गया है वो चीज़ें सारी बता देते हैं। एक डीलर 2 वस्तुएं X और Y को प्रत्येक 800 रुपये में खरीदता है। दोनों का कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है। वह उनमें से प्रत्येक का समान मूल्य अंकित करता है, मार्केट प्राइस भी समान रखता है। X को 2 डिस्काउंट पर बेचता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचता है, फिर भी 523 का प्रॉफिट ले जाता है। ये बताइए 800 का खरीदा था, X के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। X के बारे में 800 रुपये का खरीदा था उसको और 523 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 800 प्लस 523 यानी कि 8 5 13 1323 रुपये। ये X का सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे X का मार्क्ड प्राइस कुछ था, ठीक है, मार्क्ड प्राइस था, उस पर 2 डिस्काउंट
दे रहा है और बेचेगा कितने में, ये वाला सेलिंग प्राइस है ना। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस एक्स का हम एम मान लेते हैं, ठीक है ना। देखते जाइएगा, पहला डिस्काउंट उसने 45% का दिया, सामान कितने में बेचेगा 55% में, 100 माइनस 45 यानी कि 55%, ठीक है। तो 55% यानी डिवाइड बाई 100, 55% पहला डिस्काउंट मतलब इतने में बिकेगा। फिर दूसरा डिस्काउंट 73%, 73% का मतलब डिस्काउंट दीजिए 100 माइनस 73, 100 माइनस 73 यानी कि 27% हो गया, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। इतना निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस है कितना 1323 के बराबर, 1323 के बराबर। अभी काटिएगा पीटिएगा नहीं कुछ, ठीक है। बस मार्क्ड प्राइस की यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका क्या था, एम का मतलब मार्क्ड प्राइस है ना, वो भी किसका, एक्स का मार्क्ड प्राइस था ये। तो अब बताइए एम पी कितना निकल कर आएगा, एम पी अब यहीं से निकल कर आएगा कितना, ये दोनों 100 उधर जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, मतलब 1323 इंटू 2 ठो 100 ऊपर है ना, 2 ठो 100 ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा यहाँ पे 55 और 27, ये हो गया 55 इंटू यहाँ पर 27। ये जो आया है निकल कर, ये आपका मार्क्ड प्राइस है, किसका, एक्स का। और जितना एक्स का मार्क्ड प्राइस होगा वही वाई का भी मार्क्ड प्राइस होगा, है ना, वही आपका वाई का भी मार्क्ड प्राइस होगा। तो ये जो है वाई का भी मार्क्ड प्राइस है, क्योंकि दोनों का मार्क्ड प्राइस सेम था। अच्छा, अब देखिए वाई को 89% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस बताइए वाई का, ये वाई का मार्क्ड प्राइस है। इसको 89% के डिस्काउंट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 11% में, तो इसका 11% निकाल लिए, 11% यानी डिवाइड बाई 100। ये चीज़ जो निकल कर आया है ये वाई का सेलिंग प्राइस है। हमें वाई पर लाभ चाहिए, है ना, हमें वाई पर क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो ये जो दोस्तों निकल कर आया है ये वाई का सेलिंग प्राइस है। इसको थोड़ा इधर करते हैं और इधर हम लोग लिख लेते हैं वाई का कॉस्ट प्राइस। दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम था, 800 था, तो यहाँ पे 800 लिख लीजिए। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब सीधे सीधे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कैसे काट लेंगे, 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 2 जीरो कट खत्म हो जाएगा, है ना। 11 से ये 5 बार में ख़त्म होगा, और 9 से कट रहा है क्या ऊपर वाला, 3 3 6 3 9 कट जाएगा तो काट लीजिए, सिंपल कर लीजिए। 9 से इसको काटेंगे 3 बार में, 9 से इसको काटेंगे, 9 एक कम 9 है ना, बचा 4 तो 42 हो गया। तो 9 चौक 36, ठीक है, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 147। 3 से कटेगा क्या ये, और 4 7 4 11 12, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से और काट लीजिए। 5 को इधर भेज दीजिए, तो 5 को इधर भेजेंगे 8 के पास, तो 5 अट्ठे 40 हो गया। और रेशियो 147 को 3 से डिवाइड करके लिखिए, तो 3 चौके 12 और 2 बचा, 3 9 27। 40 का सामान 49 में बेच रहा है वाई की अगर बात की जाए तो, है ना। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 9 का प्रॉफिट किस पर, 40 रुपये पर, तो 9/40 कितना आ जाएगा, परसेंट में चेंज करें 100% से मल्टीप्लाई। ये तरीका है इस सवाल को लगाने का, और कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो ये सवाल बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 90/4, 90/4 का मतलब 45/2, और 45/2 का मतलब 22.5%, है ना, 22.5% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन सवाल। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये वाला सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। और सिंपल सा तरीका आपको बताएंगे। एक वृत्ताकार दौड़ ट्रैक के अनुदिश पी 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे कर लेता है। आर द्वारा 7 चक्कर पूरे करने में लिया गया समय पी द्वारा 6 चक्कर पूरे करने में लिए गए समय के बराबर है। यदि वे एक व्यास यानी डायमीटर के 2 अलग अलग सिरों पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है, ये डायग्राम तो हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा डायगोनल हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल का एक सिरा ये है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर P खड़ा हुआ है और यहाँ पर R खड़ा हुआ है ना। अब देखिए P कह रहा है कि 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे कर ले रहा है, 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा, भाई 5 चक्कर वो 40 मिनट में पूरा करा है, तो एक चक्कर कितने मिनट में, 8 मिनट में पूरा करेगा, है ना, 8 मिनट में पूरा करेगा। ये P के बारे में है, P एक चक्कर 8 मिनट में पूरा कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, पूरा एक चक्कर। अब इसके बाद इसको देखिए, R द्वारा 7 चक्कर पूरे करने में लिया गया जो टाइम है वो P द्वारा 6 चक्कर पूरा करने में लिए गए समय के बराबर है। टाइम हो गया कांस्टेंट, P और R के लिए टाइम हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ से
P लिख लीजिए, यहाँ पे R लिख लीजिए। अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस का अगर रेशियो देखा जाए तो डिस्टेंस कितना, R जो है 7 चक्कर चला और P जो है उतने समय में 6 चक्कर चल रहा है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अगर डिस्टेंस का रेशियो ये है और टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम अगर कांस्टेंट है दोस्तों तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो सेम हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा बताइए, सेम होगा। ये 6 यूनिट और ये आपका 7 यूनिट हो जाएगा, है ना, ये आपका 7 यूनिट हो जाएगा। अब सुनते जाइए, यहाँ पे आप इस पूरे एक चक्कर को कुछ ना कुछ वैल्यू मान लीजिए, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो एक सिंपल सा नंबर मानिए, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर है, 100 मीटर, और इधर से इधर ये भी 100 मीटर ही होगा, क्योंकि आधा आधा पे बांट देता है, डायगोनल डायमीटर जो है आधा आधा पे बांट देता है। तो ये आधा 100 मीटर, ये आधा 100 मीटर, यानी कि टोटल 200 मीटर है ना, टोटल 200 मीटर है। तो इसमें कह रहा है पी का अगर स्पीड देखा जाए, पी का अगर स्पीड देखा जाए तो भाई एक चक्कर का मतलब 200 मीटर। अगर 200 मीटर 8 मिनट में तय कर रहा है तो पी का जो स्पीड होगा, स्पीड पी का जो स्पीड होगा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना चल रहा है, 200, डिस्टेंस 200 डिवाइड बाई कितना टाइम ले रहा है, 8 मिनट ले रहा है। इसको मीटर पर मिनट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटें तो पी का स्पीड 25 × 200 25 मीटर पर मिनट आ जाएगा, 25 मीटर पर मिनट ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया पी का। अब ध्यान से सुनते जाइए, पी मतलब ये 6 यूनिट की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये स्पीड है ना, पी का स्पीड 6 यूनिट है और एक्चुअल में स्पीड कितना है 25, तो 6 की वैल्यू 25 हो गई। अब सुनिए, यहाँ पे बोला जा रहा है तो वो पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये बताइए। अगर उनको मिलना है तो पी यहाँ से शुरू कर रहा है और आर यहाँ से शुरू कर रहा है, इधर एक ही डायरेक्शन में ना, एक ही दिशा में। एक ही दिशा का मतलब क्या है, ये इधर जाएगा। आर की स्पीड ज़्यादा है, आर की 7 यूनिट है, पी की 6 यूनिट है, आर की स्पीड ज़्यादा है, तो मतलब ये इसको जाके कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। और पकड़ने के लिए दोस्तों आर को कितना कवर करना पड़ेगा, सिर्फ यही दूरी तो कवर करना पड़ेगा। आर को पहली बार पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ। तो हमें टाइम निकालना है, मतलब पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 100 मीटर अपॉन, अब हमें स्पीड लिखना है। तो स्पीड चूंकि दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा यहाँ पे। अच्छा, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट के आता है, तो रिलेटिव स्पीड घटाइए। आर का 7 यूनिट है, पी का 6 यूनिट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, आएगा कि नहीं, मतलब ये 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट का मतलब क्या, 1 यूनिट का मतलब क्या, एक्चुअल में कितना होगा, एक्चुअल में भाई देखिए 6 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू लिखनी है। 1 की वैल्यू बताइए, 25/6 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई यहाँ पर 6, ये एक्चुअल आएगा मीटर पर मिनट में, है ना, मीटर पर मिनट में। तो हमें नीचे यहाँ पे स्पीड रखनी है, स्पीड कितना है 25/6, वो भी रिलेटिव स्पीड 25/6, 6 ऊपर चला जाएगा, 25 से ये 4 बार में कटेगा, तो 6 ऊपर जाके 24 से मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 24 मिनट बाद आर जो है पी को पकड़ लेगा, इन्हें दोनों मिल जाएंगे 24 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे बेहतरीन तरीका था इस सवाल को लगाने का, बाकी और कोई तरीका लगाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।